ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। और संपादकीय पाठ इस तरह के जो आर्टिकल रहते हैं, एडिटोरियल रहते हैं, वो आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो काफ़ी आपको मदद मिलती है और एक सामान्य जानकारी भी यहाँ से आप लोगों को मिल जाती है। कांग्रेस के लिए कठिन होती लड़ाई। हिमाचल का घटनाक्रम यही बता रहा है कि कांग्रेस की अपने नेताओं पर पकड़ नहीं है और वह उनके असंतोष की परवाह भी नहीं करती है। आप सभी जानते हैं कि अभी राज्यसभा के चुनाव हुए और जिसमें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास बहुमत था, राज्यसभा सीट जीत सकती थी, लेकिन उसने बीजेपी के उम्मीदवार को वोट कर दिया। 6 विधायकों ने कांग्रेस के, इसलिए आप देखते हैं कि कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया और फिर कांग्रेस के 6 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है। अब आप देखते हैं कि 2024 में लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो उसको लेकर भी बातें हो रही हैं। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो 543 सीटें हैं लोकसभा में और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में उसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो पढ़ना हो तो राजनीति से जुड़ा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप लोग। ये नेताओं के मन की आवाज़, नेताओं को जनता की समस्याएं भले ही ना सुनाई दें, किंतु आत्मा या फिर मन की आवाज़ तर से सुनाई दे जाती है। अभी आपने देखा है कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की गई, वो कह रहे थे हमारी अंतरात्मा ये कह रही थी इसलिए हमने इसे वोट दिया, तो उसी पर बात की जा रही है। प्रमुख अन्न उत्पादक देशों की अनाज भंडारण क्षमता देखेंगे तो क्षमता का प्रतिशत कुल उपज के मुकाबले है। भारत में 47, चीन में 107, यूक्रेन में 114, फ्रांस में 129, अर्जेंटीना में 130 और आप देखेंगे रूस में 132, कनाडा में 148, ब्राज़ील में 149 और अमेरिका में 161 आपको देखने को मिलेगी। ये आंकड़े जरूर याद रखा करिएगा। यहाँ एक कॉलम लिखा जाता है, आत्मोद्धार। संसार की त्रिविध तापों से पीड़ित एक भक्त का भगवान से याचना का केंद्रीय भाव आत्मोद्धार होता है। कोई भी प्रार्थना इसके बिना पूर्ण नहीं होती है और इसका क्षेत्र लौकिक और पारलौकिक दोनों होता है। लौकिक क्षेत्र में मनुष्य इस जगत के भौतिक दुखों से छुटकारा पाना चाहता है, जबकि पारलौकिक क्षेत्र में जीव इस भावसागर में आवागमन से मुक्ति की कामना करता है। यदि देखा जाए तो इसमें जीव का जगत के दुखों से पलायन का भाव प्रमुख होता है, परंतु दुख इस जगत की सच्चाई है और जिनसे पलायन संभव नहीं, सुख दुख का अनुभव करता मन है और आत्मा नहीं। शास्त्रों में मन को बंधन, दुख और मोक्ष सुख का कारण कहा गया है। यदि मन अनियंत्रित है तो निश्चित ही बंधन का कारण बनेगा, किंतु नियंत्रित होने पर यही मोक्ष का कारण बन जाता है। नियंत्रित मन से की गई क्रिया साधना का रूप ले लेती है। आत्मोद्धार की मार्ग का सबसे बड़ा बाधक अहंकार समाप्त हो जाता है और जिससे सुख दुख में समान रहने की भावना बलवती होती है और इस अवस्था में साधक संसार में रहकर भी स्वयं को संसारिक दुखों से पृथक अनुभव करता है। आत्मोद्धार के लिए जीव स्वाधीन है और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में मनुष्य अपना उद्धार स्वयं कर सकता है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके यह आत्मा अपना मित्र हो जाता है, जबकि काम क्रोध लोभ आदि के वशीभूत होने पर शत्रु जो जीव को अधोगति की ओर ले जाने वाला होता है। समयत योग आत्मोद्धार का सर्वश्रेष्ठ उपाय है जो सामान्य जीवन यापन करते हुए भी किया जा सकता है। स्वामी राम तीर्थ के अनुसार इस दुनिया में चाहे करोड़ों ईसा बुद्ध राम या कृष्ण जन्म ले लें, पर जीव का उद्धार नहीं कर सकते। उद्धार तो स्वयं से होगा। प्रार्थनाएं आत्मिक संबल प्रदान कर आत्मोद्धार का मार्ग प्रशस्त कर देती हैं, किंतु मार्ग पर चलना तो स्वयं जीव को है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। अब आप देखें, ये प्रत्याशी चयन में बढ़त 195 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी ना भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के लिए, तो उसी की बात हो रही है। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, राजनीति में अगर दिलचस्पी रखते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा। और आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। पहले इसके अध्यक्ष राष्ट्रीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और बीजेपी से भी आप लोग मोटिवेशन सीख सकते हैं। देखिए वो लगी रही
2 सीटों से शुरू हुई थी, 303 सीटों पर पहुंच चुकी है। खुले विकास के द्वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को धनबाद के सिंदरी खाद कारखाने और चतरा की नार्थ कर्णपुरा मेगा ताप परियोजना और विभिन्न रेल परियोजनाओं समेत 35,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है। ये परियोजनाएं निश्चित रूप से आने वाले दिनों में झारखंड में विकास का नया अध्याय लिखेंगी। 8,900 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित सेंद्रीय उर्वरक संयंत्र यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है और इससे देश में प्रति वर्ष लगभग 12.7 LMT स्वदेशी यूरिया उत्पादन बढ़ेगा और जिससे देश के किसानों को लाभ होगा। किसानों को खाद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। गोरखपुर और रामागुंडम में उर्वरक संयंत्रों के कायाकल्प के बाद यह दोबारा चालू होने वाला देश का तीसरा उर्वरक संयंत्र है। गोरखपुर और रामागुंडम में उर्वरक संयंत्रों को क्रमशः दिसंबर 2021 और नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया था। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इन योजनाओं को मोदी की गारंटी कहा, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है, क्योंकि योजनाओं का शिलान्यास हो जाने के बाद उनके बरसों अधर में लटक जाने से योजनाओं का ना तो वास्तविक उद्देश्य पूरा हो पाता है, ना ही लोगों को इसका लाभ मिल पाता है। यहाँ से उत्पादित यूरिया का ब्रांड नाम अपना यूरिया होगा और इससे झारखंड के साथ ही बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के किसान लाभान्वित होंगे। 25 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदरी खाद्य कारखाना का शिलान्यास किया था और इसी तरह चतरा में NTPC की नॉर्थ कर्णपुरा बिजली परियोजना राज्य की बिजली की जरूरतें पूरा करेगी। ये वायुमंडल में भी बहती हैं जलधाराएं, तो हमारे आकाश में जलधाराएं बहती हैं, यह सुनकर आपको जरूर आश्चर्य होगा। ये उच्च नमी वाली जलधाराएं हमारे वायुमंडल में उसी प्रकार बहती हैं जैसे जमीन पर सामान्य नदियां बहती हैं, लेकिन इन आकाशीय धाराओं को देखना हमारे लिए बहुत कठिन है। ये वायुमंडलीय जलधाराएं अक्सर चक्रवातों का उत्पाद होती हैं और ये जलधाराएं यह तय करती हैं कि किस जगह तीव्र वर्षा होगी। इस वजह से उनकी आदर्शता एक बड़ी समस्या बन जाती है। एक तरह से आप लोग सुनते रहते हैं ना कि ये बादल जा रहे हैं, उन्हीं की बात हो रही है। हमारा गर्म होता वातावरण अब अधिक मात्रा में पानी सोख रहा है, जिससे इन हवाई जलमार्गों को रास्ता बदलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में इन जलधाराओं को समझना हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जलवाष्प कहाँ बहेगी, यह अनुमान लगाने के लिए शोधकर्ता अभी तक कंप्यूटर मॉडलिंग पर निर्भर थे। अब उन्हें वास्तविक समय में आकाशीय नदियों पर नजर रखने में सफलता मिली है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने इसमें स्थानिक तापमान वितरण के उपग्रह रिकॉर्ड की मदद ली है और इस डाटा को नासा की नमी पता लगाने वाले उपग्रह के डाटा से मिलाने पर वायुमंडल में नमी से भरी धाराओं के वैश्विक वितरण की जानकारी मिली है। आकाश की अधिकांश नमी वायुमंडलीय जल धाराओं द्वारा दूर दूर तक पहुंचाई जाती है, क्योंकि वे ध्रुवों की ओर बहती हैं। ये जलधाराएं अमेरिका और यूरोप में 30% वार्षिक वर्षा और पूर्वी एशिया के गीले मौसम में 40% वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। वायुमंडलीय जलधाराएं आमतौर पर महासागरों के ऊपर बनती हैं, लेकिन जब वे जमीन के ऊपर आसमान से टकराती हैं तो वे अक्सर विनाशकारी हवाएं और बाढ़ जैसे मौसम संबंधी खतरे पैदा करती हैं। और वायुमंडलीय जलधाराएं कई आकृतियों में आती हैं, जिनमें तेज हवाओं के साथ सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प होता है और वे अधिक वर्षा और बाढ़ पैदा कर सकती हैं। सभी वायुमंडलीय जलधाराएं नुकसान नहीं पहुंचाती। अधिकांश कमजोर प्रणालियां हैं और जो अक्सर लाभकारी बारिश या बर्फबारी प्रदान करती हैं, जो जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। ये आकाशीय जलधाराएं समुद्र बर्फ की परिवर्तनशीलता को भी प्रभावित करती हैं। उनकी उपस्थिति बर्फ के पिघलने के स्तर को बढ़ाती है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों ध्रुवों पर समुद्री बर्फ लगातार घट कर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच रही है और दृश्यमान आकाशीय धाराओं का विश्लेषण करने के बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि पिछले मॉडल वायुमंडलीय जल धाराओं द्वारा उत्पादित वर्षा की आवृत्ति को बहुत ज़्यादा आंक रहे थे, पर वर्षा की तीव्रता को कम। नई पद्धति को अब मौसम पूर्वानुमान के लिए आजमाया जा सकता है। लेखक हैं स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये आप देखिए सब टिप्पणियाँ रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा, एजुकेशन सर्कल है ना जो, उसी पर। ये हिंदी और गांधी के सपनों पर ग्रहण कैसे। ये क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का सम्यक विकास करने, उसे वैश्विक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए सुसंगत प्रयास करने के उद्देश्य से वर्ष 1997 में संसद में पारित एक अधिनियम के माध्यम से महाराष्ट्र के वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। परंतु कुछ समय से यहाँ पूर्णकालिक कुलपति नहीं होने के कारण इसका कामकाज उचित तरीके से नहीं हो पा रहा है। कुछ निर्णय व्हाट्सएप पर लिए जा रहे हैं, जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देख सकते हैं, सेल्फी क्रम में सावधानी, खरी खरी तंज कसा जाता है। संडे को कम ही इस तरह के आप देखते हैं कि आर्टिकल महत्वपूर्ण रहते हैं। ये किताबें हैं, देख सकते हैं। प्राचीन कथाओं का आधुनिकीकरण,
इस कृति में कल्पना और पौराणिक कथाओं को एक साथ जोड़कर इसे उपन्यासिक रूप दिया गया है, जिसका कथा न केवल रोचक और मनोरंजक है बल्कि प्राचीन विश्व के प्रति जिज्ञासा भी उत्पन्न करती है। वीर सावरकर का प्रासंगिक चिंतन देख सकते हैं। आधुनिकता से उपजे अकेलेपन की दास्तान। पित्त सत्तात्मक समाज में महिलाओं की स्थिति के साथ उनके संघर्षों से अवगत कराती यह पुस्तक एक कहानी संग्रह है जो आधुनिक रहन सहन के साथ रिश्तों में उपजे रहे अकेलेपन को भी दर्शाती है। देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दिलचस्पी हो तो। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ में इतने ही महत्वपूर्ण आर्टिकल थे आपके लिए जो इन पर बात की है। अगर राजनीति में दिलचस्पी है तो बाकी को आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।